एक बहुत ही क्रेजी और ड्रामे से भरा हुआ प्रीमियर लीग फुटबॉल का दिन और ऐसी चीजें हुई हैं आज जो आप यूजुअली देखते नहीं हैं। और इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें एक ही दिन हो गई। यही प्रीमियर लीग फुटबॉल का मजा है। तो एक बार रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं कि किस तरीके से जो ये सैटरडे है, गेम वीक 7 का वो किस तरीके से पैन आउट हुआ। तो ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं। पहला मैच होता है एस्टन विला ब्राइटन का, जिसमें एस्टन विला 6-1 जीत जाती है। अर्ली किक ऑफ होता है और 6-1 जीत जाती है एस्टन विला ब्राइटन से। तो ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एस्टन विला हरा नहीं सकती ब्राइटन को, लेकिन जिस फैशन में और जिस स्कोर लाइन से एस्टन विला ने हराया है ब्राइटन को। एस्टन विला अपने 10 गेम लगातार अनबीटन चल रही थी होम में, और ये 11वां मैच भी बहुत इम्फेटिक तरीके से जीत गया। तो ब्राइटन का समझ आ रहा है कि अब यूरोपियन फुटबॉल, फिर अभी लीग कप का भी मैच था मिड वीक में, और अब फिर यूरोपियन फुटबॉल आ जाएगी, फिर उसके बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल एक साथ। मुश्किल हो रही है ब्राइटन को मैनेज करने में, और इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि असर दिख रहा है। और एस्टन विला की जो टीम है बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है। आर्सेनल बोर्नमथ, नो सरप्राइजेस देयर। हमने प्रिडिक्ट किया था कि एक कंफर्टेबल विन होगी आर्सेनल के लिए। आर्सेनल की एक कंफर्टेबल विन हो जाती है, काय हैवर्ट्स वहां गोल मारते हैं। फिर एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, एवर्टन ब्रेंटफोर्ड को हराने के बाद और एस्टन विला को नॉकआउट करने के बाद कारवाओ कप में हमको लगा था कुछ मोमेंटम उन्होंने हासिल किया होगा, कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। और एक न्यूली प्रमोटेड लूटन टाउन के अगेंस्ट, लूटन टाउन एक ऐसी टीम है जो लग रहा है कि भैया ये तो कुछ कर ही नहीं सकता प्रीमियर लीग में, और तो सारे मैच हारेंगे अपने, होम पे 2-1 हार गए उनसे। तो ये एक और अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मैन यूनाइटेड अगेन ओल्ड ट्रैफर्ड में, आप क्रिस्टल पैलेस को आपने काराबाओ कप में हराया था और उनसे आप फिर होम में हार गए। फिर न्यूकासल बर्नली, नो सरप्राइजेस देयर अगेन, 2-0 से जीत गई कंफर्टेबली न्यूकासल। वेस्ट हैम जीत गई शेफील्ड से 2-0। मैन सिटी हार गई वुल्स से 2-1। और फिर जो मेन इवेंट था हमारा, स्पर्स और लिवरपूल, उसमें भी बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, तो इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिस्टल पैलेस और मैन यूनाइटेड की। मुझे ऐसा लगता है कि मैन यूनाइटेड की अगर आप टीम देखें तो ऑफ द फील्ड जो इश्यूज हो रहे हैं इस सीजन, उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है चीजें। किसी भी तरीके का क्लियर गेम स्टाइल, आप कह सकते हैं फिलॉसफी विजिबल नहीं है। आप अगर चेल्सी से कंपेयर करेंगे यूनाइटेड को, क्योंकि चेल्सी भी बहुत खराब फुटबॉल खेल रही है, चेल्सी की भी कोई पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप चेल्सी का एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं एक्चुअली इस समय, कि गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं। दे नीड सम एक्सपीरियंस प्लेयर इन द टीम। कुछ एक प्लेयर जो है इंजरी से बाहर है। इंजरीज का प्रॉब्लम यूनाइटेड के साथ भी है, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि एक मेजर चंक ऑफ जो प्लेयर्स है वो वापस आ चुका है उनका। आम्रबात खेले ये मैच, मेसन माउंट खेले, रैसमस हॉयलैंड भी 2-3 मैचेस से स्टार्ट कर रहे हैं सारे गेम्स। लिसांड्रो मार्टिनेस जरूर बाहर थे, लेकिन उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी टीम जो है वो आ चुकी है। एक दो प्लेयर्स को छोड़ के अभी पूरी टीम है एरिक टेन हाग के पास। लेकिन जो एरिक टेन हाग कराना चाह रहे हैं, शायद वो अभी टाइम लग रहा है, इसलिए वो चीज नहीं लागू हो पा रही है। एक क्लियर फिलॉसफी मिसिंग है, केमिस्ट्री आपको नहीं दिखती है इस टीम में, कुछ भी सब्सटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट है गेम प्ले, बिल्कुल भी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल रहे। लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि काउंटर अटैकिंग गेम प्ले चल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, रैशफोर्ड और एंटनी के पेस से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम्स को। वो भी इस सीजन चला गया है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। और टाइम जो है एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है प्रीमियर लीग में, या किसी भी टॉप लीग में, किसी भी टॉप क्लब को आप मैनेज करते हैं। और ये जो स्टार्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, आई थिंक अलॉन्ग विद चेल्सी बहुत ज्यादा प्रेशर है उन पे, और ज्यादा टाइम अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या चीज होगी, एरिक टेन हाग इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज जैसा मैंने कहा, आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलते देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि एक टीम यहाँ पर खेल रही है। ऐसा लगता है कि 11 अनजान लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल भी कोहिजन नहीं दिख रहा है टीम में। और अंडरस्टैंडेबल है जब नए प्लेयर्स आते हैं टीम में, लेकिन इतनी ज्यादा आप खराब फुटबॉल खेलेंगे और होम में अगर क्रिस्टल पैलेस से हार रहे हैं, तो डेफिनेटली सवाल जो है वो उठेंगे। और जैसा मैंने कहा कि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इस समय सेम नाव में है। चेल्सी के लिए भी आप सेम चीज कह सकते हैं, बिकॉज चेल्सी भी अभी होम में एस्टन विला से हारी थी, उससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारी थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हाग इस चीज का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका तो वक्त ही बताएगा कि क्या सही जवाब है। लेकिन अभी जो चीजें हैं ठीक नहीं लग रही हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और देखते हैं अब आगे आने वाले मैचेस में यहां से कमबैक कैसे करती है। दूसरा मैच जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वुल्व्स। और जहां पर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मैनचेस्टर सिटी टीम जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपकी आसानी से हार जाएगी किसी टीम के अगेंस्ट,
लेकिन इनविंसिबल्स भी नहीं है वो, एक दो मैचेस में वो स्लिप अप जरूर करेंगे। और लास्ट सीजन भी हमने देखा था ब्रेंटफोर्ड ने उनको 2 मैचेस हराए थे। तो ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल टीम है या इसमें कमियां नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। रॉड्री का जो एक मिस है काफी मेजर है, लेकिन यहाँ आप वुल्स से क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैनचेस्टर सिटी खराब खेली, आप ये कहेंगे कि वुल्स बहुत अच्छा खेली। रादर देन आप मैन सिटी को ज्यादा क्रिटिसाइज करें, आपको वुल्स की तारीफ करनी होगी। एक बहुत अच्छा गेम प्लान था उनका, उनको पता है कि क्या लिमिटेशंस है उनकी, उनको पता है कि वो बॉल डोमिनेट नहीं कर सकते मैन सिटी के अगेंस्ट। सिट बैक करना है, डिफेंड करना है, और जो चांस मिले ब्रेक पे, स्पेशली नेटो और हांग ही चान और नेल्सन सिमेडो जैसे प्लेयर, उनका पेस यूज करना है। और वहां पे जो है दिक्कतें पैदा हुई मैन सिटी की। और पेड्रो नेटो का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था, जिस तरीके से उन्होंने आके से गलती कराई और जो उनका पेस था, काफी मुश्किल हो रही थी मैन सिटी के फुल बैक्स को उससे डील करने में। और जूलियन अल्वारेस की एक बहुत शानदार फ्री किक थी, लेकिन हांग ही चान ने जैसे सेकंड गोल किया उसके बाद आप देख सकते हैं एक बैक फाइव में जैसे सेटअप थी वुल्स, दे डिफेंडेड फॉर देयर लाइव्स। बहुत सारे जो हैं शॉट्स उनकी तरफ आए और बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश की मैन सिटी ने, लेकिन जोजे सा का भी गोल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और इस तरीके की आपको ग्रिटी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दिखानी जरूरी होती हैं, स्पेशली अगर आप होम में खेल रहे हैं साइड लाइक मैन सिटी, जो कि आपको पता है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ते और उनको रोकना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इनेबल करती हैं अगेंस्ट दी ऑड्स एक मैच जीतने में, जो आपको बहुत ज्यादा लोग चांस नहीं देते जिसका जीतने का। क्योंकि हम जब प्रिडिक्शन भी कर रहे थे तो हमने कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड विन है मैन सिटी के लिए, हम ऐसा कुछ आउटलैंडिश प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे कि वुल्स जो है, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं उनसे कि वो मैन सिटी को हरा सकते हैं। लेकिन प्रीमियर लीग फुटबॉल की खूबसूरती यही है, खासियत यही है इस लीग की, कि कोई भी टीम किसी को भी कभी भी हरा सकती है, और आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो अचानक से हो जाता है। तो एक स्लिप अप होता है मैन सिटी की तरफ से, और यहां पर जो है हम सोचते हैं कि लिवरपूल जीत के लीग पे टॉप कर सकती है, और इस वीक जो है लिवरपूल लीग लीडर्स बन सकते हैं स्पर्स के अगेंस्ट अगर वो जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पर्स और लिवरपूल का जो मैच होता है उसमें होता है ड्रामा, और यहीं पे ही जो है हम बात करेंगे स्पर्स वर्सेस लिवरपूल की। आई थिंक जो स्टार्ट था काफी इवन था, दोनों ही टीमें बहुत अच्छा स्टार्ट कर रही थी, लेकिन लिवरपूल चांसेस ज्यादा बना रही थी। और क्लियर कट चांस तो दोनों टीमों में से किसी को भी नहीं मिला था इनिशियल स्टेजेस में, अगर शुरू के 20-22 मिनट की मैं बात करूं। लेकिन दोनों ही टीमें अशोर्ड थी, और एक्सपेक्टेड था जो चल रहा था, एक एंड टू एंड और एक बहुत ओपन गेम चल रहा था। गेम चेंज होता है ऑब्वियसली कर्टिस जोन्स के रेड कार्ड के बाद। कर्टिस जोन्स का जो रेड कार्ड था क्लियर कट था, और उसमें कोई डिबेट नहीं है, वो रेड कार्ड था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जस्ट बाद लुइस डियास एक गोल स्कोर करते हैं, और इनिशियली लगता है कि ये ऑन साइड है, ऑफ साइड दे दिया जाता है उसको। और हम सब सोच रहे हैं कि नेकेड आई से तो देखने में ऑन साइड लग रहा है, लेकिन वीएआर जो है डिसाइड करते हैं कि इसको ऑफ साइड करार दिया जाएगा। लाइनें भी नहीं बनती हैं, जो ऑफ साइड की हम लाइनें देखते हैं यूजुअली, वो हरी नीली और लाल लाइन जो होती है वो नहीं बनती है, और गोल जो है उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है। एक शानदार फिनिश होती है लुइस डियास की, लेकिन वहां पर जो एक मौका था लिवरपूल के पास, उनके एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल चुका है, 10 मैन से वो खेल रहे हैं, और कितनी शानदार तरीके से उन्होंने एक गोल स्कोर किया है। पूरी मैच की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है उस गोल के बाद, लेकिन वहां पे गोल को डिसअलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड स्पर्स डोमिनेट करती है पोजेशन को। एक शानदार बॉल निकालते हैं मेडिसन, रिचार्लिसन स्क्वायर करते हैं सॉन के लिए, वहां पर पहला गोल मार देती है स्पर्स। लेकिन जो लिवरपूल की ग्रिट है और जो एक नेवर गिव अप स्पिरिट है लिवरपूल की, वो हमको देखने को मिलती है, और गैकपो जस्ट हाफ टाइम के पहले इक्वलाइज कर देते हैं। बहुत ही बड़ा गोल होता है। और सेकंड हाफ में लिवरपूल बहुत अच्छा डिफेंड करती है। डिएगो जोटा को फिर से एक रेड कार्ड मिल जाता है, 2 प्लेयर्स अब सेंट ऑफ हो चुके हैं लिवरपूल के, लेकिन स्टिल 9 मैन से इतना अच्छा डिफेंड कर रही है लिवरपूल। स्पर्स जो है कुछ सब्सटैंशियल बना नहीं पाती, 2 चांसेस जरूर बनाती है स्पर्स, लेकिन दूर से ही वो शॉट होते हैं, और एलिसन बहुत अच्छी तरीके से सेव करते हैं वो दोनों शॉट्स। और लास्ट मिनट में हार्ट ब्रेकिंग तरीके से जो है जोल माटिप अपने ही नेट में बॉल को डाल देते हैं, और ओन गोल की बदौलत स्पर्स जो है सारे 3 पॉइंट ले लेती है। तो ये पूरा लेखा जोखा था इस मैच का हुआ। इन केस अगर आपने मैच मिस किया तो आप इसका रिप्ले देखिए। अब यहाँ पर जो 2 मोमेंट थे उनकी हम बात करेंगे। पहला मोमेंट तो था जो डियोगो जोटा को रेड कार्ड मिला। क्या सेकंड जो फाउल था वो येलो कार्ड वर्दी था? यस, बिल्कुल। लेकिन जो उनको पहला येलो कार्ड मिला था वहां पर कांटेक्ट भी नहीं हुआ था उनका, और जिस तरीके से उनको वो येलो कार्ड मिला तो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो समझ आ रहा था। तो सेकंड येलो सही था, लेकिन क्योंकि उनको एक येलो ऑलरेडी मिल चुका था तो 2 येलो मिलके एक रेड बन गया।
तो वहां पर आप कह सकते हैं कि अनलकी रहे डियोगो जोटा। लेकिन ये एक चीज आप कह सकते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर है, कि 20-22 साल के हैं प्लेयर, नए नए जो टीम में आए, नए नए प्रीमियर लीग में आए। ही शुड हैव नोन बेटर, वहां पर ही शुड हैव डन बेटर। उनको नहीं जाना चाहिए था, लंच नहीं करना चाहिए था उस टैकल में, जब उनको पता है कि ऑलरेडी वो येलो कार्ड पे है। तो ठीक है, वो एक बात समझ आती है, वहां पे आप अनलकी हो सकते हो। और रेफरिंग पूरे ही मैच में मैं कहूंगा बहुत खराब थी। इतने सारे येलो कार्ड्स और हर छोटी छोटी बात पे येलो कार्ड दे रहे थे रेफरी। अब मेन जो मुद्दा है इस मैच में डिस्कशन का, वो है लुइस डियाज का ऑफ साइड गोल। मैच के बाद अगर आप देखें तो पीजीएमओल जो रेफरी की एसोसिएशन है प्रीमियर लीग में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि पीजीएमओएल एक्नॉलेज अ सिग्निफिकेंट ह्यूमन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस लिवरपूल. The goal by Luis Diaz was disallowed for offside by the on-field team of match officials. This was a clear and obvious factual error and should have resulted in the goal being awarded through VAR intervention. However, the VAR failed to intervene. PGMOL will conduct a full review into the circumstances which led to the error. PGMOL will immediately be contacting Liverpool at the conclusion of the fixture to acknowledge the error. अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिवरपूल फैन हूँ और मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा, तो एक्नॉलेज करके आप एरर और लिवरपूल से आप कांटेक्ट करेंगे, फिर क्या करें हम उस एक्नॉलेजमेंट का, हम क्या करें? आप आके सॉरी बोल दोगे, सॉरी सॉरी बाबू गलती हो गई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? आप 3 पॉइंट तो दोगे नहीं, या आप इस मैच का डिसीजन तो आप चेंज कर नहीं सकते, या रीमैच हो नहीं सकता, ये तो क्या करें? इस एक्नॉलेजमेंट का या इस अपॉलॉजी का क्या करें? तो फालतू की चीजें हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर इस तरीके के ब्लेटेंट एरर होते हैं, हम सबको जो घर पे देख रहे हैं, हम सबको दिख रहा है कि ऑन साइड है, और हम सब क्या है इसलिए डाउटफुल है बिकॉज ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देते हैं, तो हमें लगता है अच्छा यार लाइनें बन जाती हैं तो हो सकता है बंदा जो है थोड़ा सा ऑफ साइड हो, हमें शायद नहीं दिख रहा है इस एंगल से, थोड़ा कैमरा भी टेढ़ा है, मे बी अगर लाइन बनेगी तो यहाँ पर जो है ऑफ साइड होगा। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं और जब ऑन फील्ड दे दिया गया है इसको ऑफ साइड, तो अगर लाइन बन भी नहीं रही है तो वो क्या इतने अंधे हैं, इतने बेवकूफ हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ऑन साइड है? मतलब फिर आप रेफरी किस बात के हो? और यहाँ पे हमने कितनी बार देखा है, मतलब कि जो लिवरपूल जैसी टीम है जब टाइटल के लिए चैलेंज करती है सिटी से, एकदम टो टू टो जाते हैं वो। आज मौका था उनके पास टेबल को टॉप करने का, एक एक पॉइंट से जब आप टाइटल हार रहे हो और इस तरीके की चीजें हो रही है। अब यहाँ पे मान लो लिवरपूल फिर एक पॉइंट से टाइटल हार जाए मैन सिटी से बाय द एंड ऑफ द सीजन, तो आप इस पॉइंट पे इस मोमेंट को देखोगे और बोलोगे कि यार ये एक चीज गलत हुई। देखो, एक चीज होती है कि आपके अगेंस्ट गलत डिसीजन चला गया या रेफरी से गलती हो गई, वो चीज समझ आती है। लेकिन अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी है ना, और आप ऐसा ब्लेटेंट एरर, इतना क्लियर एंड ऑब्वियस एरर कैसे कर सकते हो? मतलब एकदम इनकॉम्पिटेंट लोग भरे हुए हैं, अगर हम वीएआर और इंग्लिश रेफरीज की बात करें, और किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती। क्या किसी की, मतलब आप किसी को यहाँ पर आप फायर करोगे, या आप किसी से एक्सप्लेनेशन कॉल मांगोगे, या किसी तरीके की आप यहाँ पर बोलोगे कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल था, आप आगे सामने लाओगे उस बंदे को? एंडी रॉबर्टसन को कोहनी मारता है लाइंसमैन, एक कॉल पे बस सॉरी बोल दिया जाता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। उसको हम इतना प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? मतलब इतना प्रोटेक्शन क्यों मिलता है प्रीमियर लीग में रेफरीज को? मुझे समझ नहीं आता है। माइक डीन कहते हैं कि उनसे गलती हो गई थी जब वो वीएआर थे, जो एंथनी टेलर रेफरी थे ऑन फील्ड, और स्पर्स और चेल्सी का मैच चल रहा था, तो रोमेरो ने जब कुकुरेया के बाल खींच के उनको गिराया था, तो वहां पर उनको बेटर डिसीजन लेना चाहिए था। तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बेकार है और हमसे जो है होता नहीं है, वीडियो देख के हमसे सही रेफरिंग होती नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब इतना बड़ा एक मैच होता है और टॉप ऑफ द टेबल दो टीम्स खेल रही हैं, और लिटरली अगर एक टीम ये मैच जीत जाएगी तो टॉप पे चली जाएगी टेबल पे, और दैट टू व्हेन मैन सिटी अपना मैच हारी है, वो स्लिप अप का फायदा नहीं उठा पाए। और जब ऐसा मैच इन सब चीजों से डिसाइड होता है तो काफी खराब लगता है। बट ऑन द अदर एंड यहाँ पर स्पर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बिकॉज एंज बॉल इज अ सीरियस बिजनेस, सीधी सी बात है। ऑल्दो आज मैं कहूंगा कि स्पर्स का गेम उतना अच्छा नहीं था, उतना फ्री फ्लोइंग नहीं था, और स्पेशली जब 9 मैन पे चली गई लिवरपूल, तो स्पर्स को काफी दिक्कत हुई तोड़ने में वो लो ब्लॉक। लेकिन जैसा कहा जाता है कि अ विन इज अ विन, और यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, और स्पर्स ने अल्टीमेटली परसिस्टेंस दिखाई
और उसके चलते उन्होंने वो गोल फाइंड कर लिया जो उनको चाहिए था और गोल स्कोर कर दिया। तो उस लिहाज से तो देखिए 3 पॉइंट मिल गए, और कोई अब ये याद नहीं रखेगा कि इस मैच में रेफरिंग ऐसी हुई थी वैसी हुई थी। अल्टीमेटली सब ये याद रखेंगे कि फाइनल रिजल्ट था 2-1 टू स्पर्स। तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं स्पर्स को, और स्पर्स जो है इस समय टेबल में सेकंड है, 1 पॉइंट पीछे है, और स्पर्स और आर्सेनल दो ही टीमें हैं जो इस समय अनबीटन है लीग में। तो ये चीज मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ठीक है, आपको जो करना था आपने किया, नथिंग अगेंस्ट पर्स, एवरीथिंग इज अगेंस्ट द रेफरीज। और जिस तरीके से जो ये पीजीएमओएल ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है, और जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और किस तरीके से इस चीजों को कंडक्ट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो देखते हैं क्या होता है। हार्ड लक टू लिवरपूल फैंस यार, माय हार्ट गोज आउट टू यू। मैं पूरा मैच देख रहा था तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर हुआ है जो ये हुआ है लिवरपूल के साथ। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिटी एंड यूनाइटेड्स लॉस, और लिवरपूल के साथ जो हुआ उस पे आपकी क्या राय है। और बाकी मैचेस बचे हैं, चेल्सी विल प्ले मंडे नाइट को, तो मिलते हैं आपसे जल्दी उस मैच के साथ। तो चलिए फिर, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।